start our first practical of biology. ठीक है, तो आज हम लोग अपना पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा आज का जो हमारा पहला प्रैक्टिकल जिसके बारे में करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में करने वाले वो है हमारा लेबियो रोहिता, यानी कॉमन नेम क्या है इसका, रूहू। ठीक है, तो इसके बारे में पहला जो हमारा आज प्रैक्टिकल का क्लास है, तो आज हम लोग इसका थ्योरी करने वाले हैं। थ्योरी में हम लोग सारा चीज का पढ़ेंगे, इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका हैबिटेट क्या होता है, इसका जीनस स्पीशीज क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा संडे होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका डाइजेक्शन करेंगे रूह का। डाइजेक्शन में हम लोग इसके लीवर का, इसके हार्ट का, इसके गिल स्लिट का, इसके एयर ब्लैडर का, इसके इंटेस्टाइन को हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर थ्योरी में जो सबसे पहला चीज है, हम लोग को पहले फिश को विजुअलाइज करके पता लगाना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि फिश के जो इतने सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सभी ने फिश खाया होगा, फिश तो सभी ने खाया होगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, फिश को ले आते हैं, घर में बनाते हैं, खा लेते हैं, पेट पूजा हो गया, बात खत्म। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि उसमें जो ये सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं इनका नाम क्या है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग सभी को पता है, जब हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, तो कहीं पे भी किसी भी एनिमल हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी में अगर छोटा सा भी छोटा पार्ट मौजूद होता है, दैट मींस कि उसका वहां पर कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक जरूर होता है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं हम लोग लेबियो रोहिता। ठीक है, तो ये हमारा रूहू फिश है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, लेबियो रोहिता। ठीक है, लेबियो जो होता है, ये जो जीनस हमने लिखा है लेबियो, ये क्या है, जीनस है। ठीक है, लेबियो जो है ये क्या है, जीनस है, और रोहिता जो है ये क्या है, इसका स्पीशीज है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था, पहले लिनियस ने, उसके बाद आरएच व्हिटेकर ने। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है लेबियो रोहिता में, यहाँ हम लोग अगर फिश को ध्यान से देखेंगे तो फिश में आपको दिखेंगे बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और हर पार्ट्स का अलग अलग नाम रखा हुआ है। तो नाम में सबसे पहले हम लोग को देखना है, कुछ टर्म के बारे में जानना है जो हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले क्या क्या टर्म जानना है, पहले जानना है वेंट्रल का मतलब क्या होता है, डॉर्सल का मतलब क्या होता है, कॉर्डल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब तक हम इसके बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक ये चीज हमारा ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं कि डॉर्सल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डॉर्सल क्या होता है, अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, डॉर्सल पोर्शन कौन सा होता है, अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से जो थोड़ा दूरी पे होगा। ठीक है, इसी तरीके से वेंट्रल कौन सा होता है, टुवर्ड्स द अर्थ, जो अर्थ के क्या होगा, सामने में होगा। ठीक है, इसी तरीके से दो टर्म और यूज होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, क्योंकि ये सारे क्या है, कुछ कुछ कॉमन वर्ड है जो हमारे इस प्रैक्टिकल्स में यूज होते ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिसका हम एंटीरियर पार्ट को कट करेंगे। अब वहां पे टर्म यूज हो रहा है एंटीरियर पार्ट, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। जिसको पता नहीं वो कैसे समझेगा कि एंटीरियर पार्ट आखिरकार कौन सा हो रहा है, कौन सा पार्ट उसको काटने के लिए या डाइसेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो एंटीरियर पार्ट मतलब उसके आगे वाले हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से पोस्टीरियर मतलब उसके पीछे वाले हिस्से की बात करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे, ये क्या है, ये रो फिश का आगे का माउथ वाला पोर्शन है। ठीक है, तो माउथ वाले पोर्शन में आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया फिलामेंटस बार्बल। ठीक है, क्या दिख रहा है भाई, फिलामेंटस बार्बल। फिलामेंट क्या होता है भाई, तो फिलामेंट मतलब होता है धागे की तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिलामेंट क्या होता है, धागे की तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, और बार्बल मतलब क्या होता है, स्टिंग। ठीक है, स्टिंग जैसे होता है ना, बहुत सारे कैटफिश वगैरह में हम लोग कैसे स्टिंग निकला हुआ दिखता है। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग को चुभता है तो लगता है कि नहीं, लगा है भाई। ठीक है, तो इसी तरीके इसको बोलते हैं फिलामेंटस बार्बल। ठीक है, इसी तरीके से स्नाउट, ये स्नाउट क्या होता है, तो स्नाउट मतलब होता है थूथना। स्नाउट मतलब क्या होता है, थूथना। जैसे ये हम लोग का थूथना है ना भाई, तो उसी तरीके से इसका भी एक स्नाउट तरीके का स्ट्रक्चर निकला रहेगा। थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे, क्या आप लोगों को ये लग रहा है थूथना तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्नाउट, ब्लंट स्नाउट। ठीक है, फिर हम लोग को मिलेगा नॉस्ट्रिल, और ये जो नॉस्ट्रिल होता है ना, ये होता है हम लोग किसमें भाई, पेयर में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही नॉस्ट्रिल आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या होता है, पेयर में मौजूद रहता है। पेयर मतलब जोड़े में रहता है। इसी तरीके का एक नॉस्ट्रिल उस साइड, ऑपोजिट साइड में भी मौजूद रहेगा। इसी तरीके जो अपर कुलम वाला हिस्सा दिख रहा है, ये अपर कुलम दिख रहा है, तो ये फिश का एक ही साइड में अपर कुलम मौजूद नहीं है, वो आपको दोनों साइड में अपर कुलम देखने को मिल जाएगा, जो क्या करता है, आपके गिल्स को और आपके ब्रांचियल पार्ट को क्या करके रखता है, कवर करके या प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ब्रांचियल पार्ट रिलेट टू कौन सा सिस्टम से रिलेट करता है, ब्रांचियल पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। फिर ये कॉमन चीज है आईज, ये तो देखने को मिल रहा है, ये भी पेयर में ही मौजूद रहता है। ठीक है, फिर रहता है हमारा हेड, और ये जो हेड वाला पोर्शन है यहीं पे हमारा मौजूद रहता है क्या, अपर कुलम। ठीक है, और ये अपर कुलम होता क्या, ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। अपर कुलम होता क्या है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, गिल स्लिट को, और वही भी बात की है, ब्रांचियल वाला पार्ट को जो होता है, रेस्पिरेटरी वाला पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है,
जब हम लोग डाइसेक्शन करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग पानी को रूफ इसके माउथ में डालेंगे और कैसे करके वो पानी क्या होगा ना, पानी में क्या होता है ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा क्या वो गिल स्लिट के थ्रू जो होगा रूफ इस ऑक्सीजन का यूज कर लेगी और बाकी का जो वाटर होगा वो इस पोर्शन से अपर प्लूम वाले पार्ट से क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ये हम लोग डाइसेक्शन में देखेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद फिर माउथ दिख रहा है, ये तो कॉमन है, ठीक है। अब बात आता है पेक्टोरल फिन का, ठीक है। तो हमको यहाँ पर समझना क्या है कि आखिरकार पेक्टोरल क्या, फिन तो चलो समझ में आ रहा है, पेक्टोरल क्या होता है। इसी तरीके से सपोज करो एनाल लिखा गया, ये क्या होता है। तो पेक्टोरल बोलने का मतलब होता है वो पोर्शन जो क्या होता है उसका चेस्ट या फिर ब्रेस्ट के सामने मौजूद होता है, ठीक है। वो पोर्शन जो उसके चेस्ट या ब्रेस्ट के सामने क्या होता है मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद आ रहा होगा स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़े था ना स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम में आप लोगों को पूरा होल बॉडी का जो बोन्स वगैरह था उसके बारे में हम स्टडी करवाया था, साथ ही साथ बोले थे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के बारे में, याद आ रहा है। एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन याद आ रहा है आप लोग को, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो था उसमें हम लोग का गर्डल आ रहा था, लिम्स आ रहा था, याद आ रहा है। तो वो जो गर्डल आ रहा था, गर्डल में एक था पेक्टोरल गर्डल, ये शोल्डर वाले पोर्शन में था कि नहीं, पेल्विस वाला था यहाँ पे था कि नहीं, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल क्या कर रहा था, फोर लिम्ब को अटैच करने में मदद कर रहा था कि नहीं, फोर लिम्ब याद आ रहा है। हैंड वाला पोर्शन, हाथ वाला पोर्शन को अटैच करने में मदद कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पेक्टोरल किसको बोलते हैं, कब यूज करते हैं ये टर्म, जब वो किसी के चेस्ट या ब्रेस्ट के सामने वाले हिस्से में मौजूद होता है, ठीक है। तो पेक्टोरल फिर इसको बोलेंगे इसके चेस्ट और ब्रेस्ट वाले पोर्शन में मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे वेंट्रल, वेंट्रल के बारे में भी टर्म यूज किया हम लोग, इसको बोलते हैं वेंट्रल, जो अर्थ के सामने वाला हिस्सा होगा, नीचे वाला हिस्सा होगा, ठीक है, उसको बोले वेंट्रल फिल है। इसके बाद फिर हमारा है एनस, एनस के टर्म के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एनस क्या काम आखिरकार करता है। तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो फिश के लिए क्या है अब किसी भी तरीके के काम का नहीं है, वो अपने एनएस के थ्रू क्या करता है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन जो भी उसका ऐसा प्रोडक्ट बचा है जो उसके लिए और किसी भी काम का नहीं है उसको वो एनएस के थ्रू क्या कर देगा बाहर रिमूव कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। इसके बाद फिर एनएस के सामने लिखेंगे एनाल फिन। अब एनाल फिन क्या होता है, फिन तो समझ में आ रहा है, एनाल टर्म क्यों यूज किया गया, तो एनाल टर्म यूज किया जाता है मोस्टली किसके लिए, एनएस के लिए, मतलब एनएस के सामने वाला पोर्शन, एनएस के सामने वाला पोर्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनाल। तो इसके सामने जो फिन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनाल फिन, ये एनएस के सामने लोकेटेड है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। इसी के साथ साथ इन फिन्स में आप लोगों को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, धागे धागे तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग रेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अगर गौर करेंगे यहाँ पर आप लोग ऊपर की ओर देखिएगा, थोड़ा डोर्सल मिड लाइन में देखिएगा, तो मिड लाइन में एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको लैटरल लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लैटरल लाइन। ये लैटरल लाइन आखिरकार होता कैसे, तो एक्चुअल में इसका जो व्यू होता है ना ये पोर टाइप का होता है, यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको समझाने के लिए इस तरीके का पोर होता है, ये लैटरल लाइन में इस तरह क्या होता है पोर होता है। अब ये इस पोर से करते क्या है भाई, तो ये जो पोर्स होते हैं ना ये एक्चुअल में रूफ इसको हेल्प करते हैं किस चीज करने, क्या चीज करने के लिए भाई, सेंसेशन के लिए, किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, सेंसेशन के लिए। कैसा सेंसेशन, तो रूहू फिश या लेबियोरोहिता जब पानी में क्या करती है, स्विम करती रहती है, पानी में वो क्या कर रही है, तैर रही है, उस दौरान पानी में किसी भी तरीके का हलचल हो रहा है, किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा है, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसा तो नहीं है कि पूरे पॉन्ड में या रिवर में या जिस जगह पर वो उसका हैबिटेट है वहां पर सिर्फ रूहू ही रह रही है, और भी अदर फिशेस भी रह सकते हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स भी रह सकते हैं, प्रे रह सकते हैं, अलग प्रेडेटर रह सकते हैं। तो उस जगह पर पानी में जो हलचल हो रही है या मूवमेंट हो रही है उस चीज का सेंसेशन पता लगाने में मदद कौन करता है, हमारा लैटरल लाइन, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बोलते हैं लैटरल लाइन सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, लैटरल लाइन सिस्टम। और ये किस लिए मेनली हेल्प होता है, सेंसेशन के लिए, ठीक है। देखिए इसके बाद फिर आता है मेनली कहता है कि ये जो रूह फिश होता है ना इसको मेनली 3 पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट्स में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब 3 पार्ट्स कौन कौन सा है, तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा माउथ वाला, पहला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, माउथ वाला, जो हमारे एंटीरियर एंड में मौजूद है, एंटीरियर मतलब आगे की ओर मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से एक पार्ट जो होता है ये हमारे पोस्टीरियर पार्ट में मौजूद है, वो कौन है भाई, टेल। एक हो गया माउथ, एक हो गया टेल। अब दूसरा कौन सा है, 3 है, 3 में क्या क्या हो गया, एक हो गया हमारा माउथ हो गया, दूसरा हो गया टेल, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है हमारा ट्रंक। ट्रंक कौन सा होता है, बीच वाले हिस्से को ट्रंक कहा जाता है, ठीक है, बीच वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर वैसे हमारा आ जा रहा है डॉर्सल फिन, डॉर्सल की बात कर चुके हैं, नॉर्मल फिन है, जो ये आप लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये सारे क्या होते हैं, रेज, फिन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा साइक्लोइड स्केल्स लिखा गया, तो साइक्लोइड स्केल्स होता क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि फिश का जो ऊपर वाला कवरिंग रहता है उसके ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, क्या रहता है, कुछ कुछ स्केल्स, इस तरीके के स्केल्स मौजूद रहते हैं जो एक के साथ ओवरलैप करके रहता है। ओवरलैप किसको बोलते हैं, कवरिंग मतलब होता है प्रॉपर तरीके से ढकना,
यहाँ दो टर्म यूज होगा। कवरिंग, कवर मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से उसको ढक देना। अरे मतलब ओवरलैप, ओवरलैप मतलब समझते हो, एक के ऊपर एक है, इसके ऊपर फिर एक चढ़ा हुआ है, फिर इसके ऊपर एक चढ़ा हुआ है, फिर इसके ऊपर एक चढ़ा हुआ है, इस तरीके से ये क्या है, ओवरलैप। आप लोग ऐसे ही दिखेगा, दिख रहा है वैसे स्ट्रक्चर, देखिए एक चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर फिर दूसरा है, यहाँ से दिख रहा है आपको, फिर इसी तरीके से इसके ऊपर से फिर यहाँ से एक है, तो ये ओवरलैप है। अब इसके बॉडी को पूरा क्या करके रखा है, कवर करके रखा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर बाहर वाला लेयर होगा तो हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि ये प्रोटेक्शन का काम करता होगा। कंटिन्यूअसली पानी में रहने से हम लोग को कुछ फील होता है क्या, हाथ में, पैर में या कहीं पर भी स्किन में कुछ फील होता है? स्किन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है कुछ? जाहिर से आता है चेंजेस। नर्वस सिस्टम के थ्रू वहां पर क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं ताकि हम लोग ग्रिपिंग ठीक तरीके से कर सके, लेकिन वो हमारी स्किन को सॉफ्ट बना देता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। जितना स्किन सॉफ्ट होगा उसके डैमेज होने का चांस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये स्केल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली रूह जब पानी में रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद फिर आता है टेल, नॉर्मल टेल है भाई, ठीक है। इसके बाद आता है कॉर्डल फिन। तो कॉर्डल फिन क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे टर्म यूज कर रहे थे पेक्टोरल, पेक्टोरल कौन सा पार्ट बोल रहे थे, चेस्ट या ब्रेस्ट के सामने वाला पोर्शन जो फिन रहेगा उसको पेक्टोरल बोल रहे थे। एनाल टर्म कब यूज किए, एनस के लिए यूज किए, कि एनस के सामने जो फिन रहेगा उसको एनाल यूज किए, ठीक है। इसी तरीके से डॉर्सल को भी बताया, वेंट्रल को भी बताया। अब यहाँ पे बोलते हैं कॉर्डल फिन क्या होता है, तो कॉर्डल मतलब होता है टेल्स के सामने वाला, ठीक है। कॉर्डल मतलब क्या होता है, टेल्स के सामने वाला, या फिर बोल सकते हैं पोस्टीरियर एंड पे मौजूद। पोस्टीरियर एंड मतलब पीछे की ओर, पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर जो फिन हमारा मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डल फिन, ठीक है। तो ये कॉर्डल फिन है, इसमें भी हमारा रेस प्रेजेंट है। अब बोलता है कॉर्डल फिन के साथ साथ अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो दोनों कॉर्डल फिन है, टू हाफ, दोनों आधा आधा दिख रहे हैं, दो है, ठीक है। तो ये जो कॉर्डल फिन है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमियो कार्सल। क्या बोलते हैं इसको, होमियो कार्सल। अब होमियो टर्म क्यों यूज किया गया, आप लोग को पता होगा, हम लोग बहुत सारे ऐसे टर्म यूज करते हैं, होमियो हेट्रो, होमियो हेट्रो। अगर यहाँ पे हेट्रो कार्सल दिखता है, होमियो मतलब क्या होता है, सेम, होमियो मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग, हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो होमियो मतलब बोलने का मतलब कि आपको अगर इस साइड पे कॉर्डल फिन दिख रहा है, ये भी कॉर्डल फिन जो होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल पार्ट में यहाँ से बराबर हिस्सों में क्या रहेगा, रहेगा, मौजूद रहेगा, डिवाइड नहीं है, बटा हुआ नहीं, डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन दोनों इक्वल भाग में या इक्वल पार्ट में क्या हुआ है, इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, इसको बोलते हैं होमियोथर्मल। लेकिन मोस्टली फिशेस में क्या होता है ना, ये डॉर्सल वाला जो फिन होता है, ये वाला कॉर्डल फिन जो लिखा है, ये डॉर्सल वाला जो कॉर्डल फिन होता है, ये होता है बड़ा। डॉर्सल वाला जो कॉर्डल फिन होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू द वेंट्रल कॉर्डल फिन, ठीक है। ये हमारा कौन सा कॉर्डल फिन है, ये वाला हिस्सा वेंट्रल, क्योंकि ये नीचे की ओर है भाई। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हमारा कौन सा कॉर्डल फिन है, डॉर्सल, क्योंकि ये ऊपर की ओर है। तो मोस्टली फिशेस में ये जो कॉर्डल फिन का ये वाला पोर्शन होता है, ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो बड़ा जब दिख रहा है तो हम टर्म यहाँ क्या कर रहे हैं, हेट्रो सर्कल कार्सल, सॉरी हेट्रो कार्सल। क्यों यूज कर रहे हैं हेट्रो कार्सल, क्योंकि वो वाला पोर्शन जो है वो बड़ा है, दोनों अलग अलग है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। लेकिन जब रूह में क्या होता है, ये दोनों इक्वल रहता है, बराबर रहता है, इसीलिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, होमियो कार्सल। मतलब यहाँ डॉर्सल कॉर्डल फिन और वेंट्रल कॉर्डल फिन जो होगा, दोनों क्या रहेगा, इक्वल पार्ट में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, डायग्राम में भी समझ में आ चुका है सब, आया ना समझ में? चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग जीनस के बारे में बात की। जीनस क्या था, लेबियो, और स्पेसिस क्या था, रोहिका, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जीनस का जो पहला लेटर होता है वो क्या रहता है भाई, कैपिटल रहता है। जीनस का पहला लेटर हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, और उसका जो हम लोग स्पेसिस का पहला लेटर लिखते हैं कैसे लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, रोहिता, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ने वाले कि ये जो फिश होता है आखिरकार मौजूद कहाँ पे रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है भाई, किन किन जगहों पर ये फिश हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा गौर कीजिएगा, कहता है लेबियो रोहिता इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल। क्या होता है भाई, हम लोग एक एक मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। पढ़ाई क्या है भाई, पढ़ाई वही है जब आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, विदाउट हेजिटेशन आप अपने टीचर से कुछ भी चीज पूछ सकेंगे, ठीक है। तो एनीवे ये बताते हैं, देखिए क्या करता है, कहता है लेबियो रोहिता इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, स्पेशली फाउंड इन इंडिया। कहां-कहां मिलता है इंडिया में, पंजाब में, असम में और म्यांमार में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ टर्म यूज किया, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो ये जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है ना, यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है, याद रखिएगा।
ठीक है। ट्रॉपिकल वाला रीजन में क्या रहता है, हमेशा टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। और टेम्परेट कहाँ यूज किया जाता है, टेम्परेट मतलब जहां का टेम्परेचर ना तो ज्यादा रहता है ना तो कम रहता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे बोला, वैसा जगह या जहां का तापमान जो होता है 18 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। टेम्परेट कब यूज करेंगे, जहां का तापमान ना तो ज्यादा रहेगा ना तो कम रहेगा। तो वैसे रीजन में हम लोग को कौन देखने को मिल जाएगा, लेबियो रोहिता। और मोस्टली ये इंडिया में हम लोग को कहाँ मिलता है भाई, पंजाब और क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने वाले इसका हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट अब यहाँ भी समझने लायक कुछ चीज है, क्या है हैबिटेट, क्योंकि यहाँ भी तो टर्म आया ना। तो हैबिटेट किसको कहते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वही उसका क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है भाई, ठीक है। तो कहता क्या है, देखो कहता है लेबियो रोहिता इज abundantly, क्या होता है इसका मीनिंग पढ़ेंगे, abundantly found in ponds and rivers, ठीक है। अब बोलता है कि लेबियो रोहिता जो होता है abundantly मतलब तो प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। abundantly मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो कहता क्या है कि लेबियो रोहिता इज abundantly found in ponds and river, मतलब तालाब में और नदियों में ये फिश जो है रोहू या लेबियो रोहिता हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे यूज किया है कार्प्स आर वेजिटेरियन एंड बॉटम फीडर। क्या होते हैं भाई ये कार्प्स, कार्प्स का मतलब क्या होता है, कार्प्स मतलब होते हैं बिग फिश, मतलब लेबियो रोहिता का जो बड़ा वाला रहेगा ना स्पीशीज, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्प्स, ठीक है। तो कार्प्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं। और बॉटम फीडर, बॉटम मतलब पानी के कहां पे रहते हैं भाई, नीचे रहते हैं, ठीक है। और यही चीज अगर स्मॉल फिशेस की बात करेंगे, जो स्मॉल लेबियो रहता है वो क्या होता है, वो जो आपके लार्वी होते हैं इंसेक्ट्स के, उनको क्या करता है, वो फीड करता है। यहाँ तक क्लियर है, मैं भी सभी का क्लियर है, किसी को डाउट है, क्लियर सर। वो टेल वाला जो पार्ट है, मतलब वो कॉर्डल फिन, वो दोनों मतलब डिवाइडेड पार्ट्स नहीं रहता है, एक ही पार्ट रहता है, पर दोनों मतलब पार्ट्स का नेम डिफरेंट। हाँ, पार्ट्स का नेम डिफरेंट नहीं है, दोनों ये दोनों कॉर्डल फिन ही है, ये दोनों क्या है, कॉर्डल फिन ही है। बस हम टर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ डॉर्सल, यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन आ रहा है इसीलिए वेंट्रल टर्म यूज किया, ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है इसीलिए दोनों कॉर्डल फिन ही है। ये पूरा हिस्सा जो ये कॉर्डल फिन है, ये अपर वाला डॉर्सल वाला कॉर्डल फिन पोर्शन होगा, ये वेंट्रल वाला कॉर्डल फिन पोर्शन होगा। अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग टर्म यूज करते हैं होमियोकार्सेल। अगर दोनों अलग अलग, डॉर्सल बड़ा है और वेंट्रल छोटा है, या वेंट्रल बड़ा है डॉर्सल छोटा, तो क्या टर्म यूज करते हैं, हेटेरोकार्सेल। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हैबिटेट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे कि हैबिटेट जो है कहाँ कहाँ पे ये पाए जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़े कि पंजाब में हो गया, ठीक है। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेंगे, पंजाब में, असम में और म्यांमार में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है, देखो थोड़ा सा गौर करो, कहता है रूहू ब्रीड्स ओनली इन द रिवर एंड बंस टाइप ऑफ टैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिर एक टर्म है ब्रीड्स। ब्रीडिंग क्या होता है भाई, ठीक है। तो ब्रीडिंग मतलब होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसको बोलते हैं ब्रीड करना, मतलब अपने मेटिंग के साथ क्या करना, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो वही बता रहा है कि रूहू ब्रीड्स ओनली इन द रिवर, मतलब कहां पे वो ब्रीडिंग का प्रोसेस करेगा भाई, अपने मेट के साथ रिवर में। अब और कहां पे करेगा, बन टाइप ऑफ टैंक्स। टैंक्स का मतलब तो नॉर्मली समझ में आ रहा है, बंस मतलब होता है बड़े पार्ट में जो टैंक्स वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे तुम लोग को पता होगा मत्स्य पालन वगैरह होता है ना भाई, मछली पालन होता है, आप लोग को पता होगा। तो वो क्या होता है, बड़े बड़े केजेस बनाए जाते हैं, क्योंकि ये फिश के बारे में हम लोग क्या पढ़े, एक तो फिश का साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसको एरिया भी तो उतना बड़ा चाहिए ना भाई, ठीक है, तब जाके वो वहां पे क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। तो वैसे होता है कि बंस टाइप ऑफ टैंक्स मतलब कहते हैं वो बड़े बड़े टैंक्स में क्या करते हैं, अपना ब्रीडिंग के प्रोसेस को करते हैं, मेटिंग मतलब अपने मेट के साथ, ठीक है। अब कहता है बट नॉट इन कॉन्फाइंड वाटर। कॉन्फाइंड मतलब वैसे जगह पर जहां पर पानी का लेवल क्या है, बहुत कम है, या उसका एरिया बहुत छोटा है। आप लोगों को पता होगा जब फिश बहुत बड़ी हो जाती है, उसका एरिया छोटा होता है, पानी कम होता है, देखना मछली लोग मर जाता है, देखे होगे, ठीक है। या फिर एक काम करना कि एक छोटा सा मछली लेके जाना, कोई भी इतना छोटा, ले जाकर घर में क्या करना, कोई बाल्टी वगैरह में छोड़ देना, ठीक है। पहले तो उसका वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, हैबिटेट तैयार करना पड़ेगा, ताकि वो वहां पर क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए, खुद को अडेप्ट करवा सके, पहला चीज हो गया, ताकि वो कुछ दिन तक सर्वाइव करेगा। फिर जैसे जैसे कुछ टाइम के बाद अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उसका साइज जैसे जैसे बड़ा होगा, अब वहां पे उसको सफोकेशन फील होने लगेगा, मतलब बेचैनी फील होगा, क्योंकि वो जो जगह होगा उसके लिए क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब बच्चे थे, ठीक है, अब हम लोग को क्या होता है, छोटे छोटे बेड्स में सुलाया जा रहा है, इतना छोटा बेड में सुलाया जा रहा है, इतना छोटा बेड में। अब हम लोग का इतना है भाई, लेंथ जो है इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सो पाओगे इतने बड़े बेड में, हाँ
तुम्हारा बॉडी का आधा पोर्शन ही तो उसमें नहीं हटेगा यार, ठीक है। एनीवे इसके बाद फिर देखो, ये तो था हमारा हैबिट एंड हैबिटेट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कमेंट्स के बारे में। बहुत मारते हो तुम लोग कमेंट्स, बहुत कमेंट्स मारते हो, ठीक है। तो ये भी कमेंट्स देगा, क्या देगा? पहला बताए कॉमनली नोन एज, क्या कहा जाता है इसको? रूहू। क्या कहा जाता है कॉमनली? रूहू इन हिंदी। कार्प मतलब क्या होता है? बड़ी मछलियां। कार्प मतलब क्या होती है? बड़ी मछलियां। जैसे कतला, कतला नाम सुने हो? तो कतला फिश भी जो होती है ना, इसका भी जो मतलब ये भी बड़ी फिशेस होती है, ठीक है। इसका भी वेट क्या होता है? 4 kg या इससे भी अबव हो सकता है। लेंथ जो होता है 1 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा गया है बॉडी जो रहता है वो कॉम्प्रेस्ड रहता है, मतलब दबा हुआ। बॉडी कॉम्प्रेस मतलब क्या होता है? दबा हुआ रहता है। साथ ही साथ इसका जो लेंथ रहता है, हम लोग अभी बात किया, लेंथ कितना तक हो सकता है भाई? 1 मीटर तक इसका लेंथ हो सकता है। कतला का भी सेम चीज है, रूह का भी सेम चीज है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? वेट जो होगा कितना हो सकता है? वेट 4 kg। ये 4 kg भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट्स में, ठीक है। चलो, अरे तो थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, ठीक है। कमेंट्स में थर्ड पॉइंट हम लोग को क्या बताता है? तो थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहता है बॉडी कवर्ड विथ लार्ज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी समझने लायक वर्ड कौन सा है? ओवरलैपिंग है, ठीक है। साइक्लोइड स्केल्स, ठीक है। तो बॉडी जो होता है, कवर्ड मतलब क्या होता है? इसके पहले हम लोग बात करें ढका हुआ, ठीक है। कवर मतलब क्या होता है? ढका हुआ, ठीक है। और ओवरलैप मतलब क्या होता है? जब स्केल्स एक के ऊपर के क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं इस तरीके से। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोगों को दिख रहा है ये स्केल किस तरीके से अरेंज है, ये स्केल भी किस तरीके से इसके ऊपर में अरेंज है। तो इसी टर्म को हम लोग किस में यूज करते हैं? ओवरलैपिंग में। तो वही कहता है बॉडी कवर्ड विथ लार्ज ओवरलैपिंग साइक्लोइड स्केल्स, मतलब इन स्केल्स को क्या कहा जाता है जो पूरे बॉडी को कवर करके रखा है? साइक्लोइड स्केल्स कहा जाता है। कहता है स्केल्स आर टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक, ओके। टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्या किए हैं? क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन दिया गया था तो टैक्सोनॉमी में ही वो जीनस और स्पीशीज का नाम रखा गया था, ठीक है। तो इसका अलग से अपना क्या होता है? टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में इसको क्या किया गया है? बांटा गया। हो सकता है इसमें स्केल्स जो रहते हैं इस तरीके से अरेंज रहते हैं, कोई रूह का अलग स्पीशीज होगा, उसमें जो स्केल्स का अरेंजमेंट होगा किसी अलग तरीके या और तरीके का होगा, ठीक है। तो अपना खुद का एक टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी लेबियोरोहिता का होता है, ठीक है। और इन स्केल्स को क्या कहते हैं भाई? जो ओवरलैप करके रहता है होल बॉडी में? साइक्लोइड स्केल्स, ठीक है। अब कहता है फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है? बॉडी इज रिजनेटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। इससे पहले ही हम बात किए थे कि जो इसका बॉडी है इस फिश का, इसको 3 पार्ट में क्या किया गया है? बांटा गया है, ठीक है। 3 पार्ट में कौन कौन सा? पहला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? इसका हेड वाला हिस्सा होता है, ठीक है। दूसरा वाला जो हिस्सा होता है इसका ट्रंक वाला हिस्सा होता है। थर्ड वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है? टेल में होता है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? कहता है हेड इज डिप्रेस्ड एंड इज प्रोड्यूस इनटू ए शॉर्ट एंड ब्लंट स्नाउट। ये क्या होता है? ब्लंट स्नाउट। तो हेड जो रहता है ना, ये चपटा तरीके का स्ट्रक्चर रहता है जो एक थुथने तरीके के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, और इसी तरीके को स्नाउट करता है। जैसे हम लोगों का ये थुथना है ना, थोड़ा सा अगर गौर करेंगे ये हिस्सा कैसा है? ये वाला पोर्शन बिल्कुल यहाँ पर भी वही पोर्शन है, दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यही है ब्लंट स्नाउट, जो क्या होता है? इसके हेड में लोकेटेड होता है, ठीक है। कहता है ए पेयर्ड नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कौन सा पोर्शन है? जैसे हम लोग का नोज है, ब्रीदिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, मदद करता है, तो वही नॉस्ट्रिल जो होता है इसको भी क्या करता है? वहां पर मदद करता है, ठीक है। अब कहता है एंड पेयर्ड आइज। जाहिर सी बात है आंख भी 2 ही होगा भाई, ऐसा थोड़ी होगा एक आंख करके देख रहा होगा किसी को। अब सपोज करो रूह फिश है, अब जा रहा है सडनली ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे देख के कैसा लगेगा भाई, ठीक है। तो पेयर्ड आइज रहता है, ठीक है। चलो कहता फिर क्या? और आइज प्रेजेंट एंटीरियर पार्ट ऑफ द फिश, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द फिश, फिश के एंटीरियर पार्ट में क्या रहता है? उसका जो होता है ये आइज प्रेजेंट रहता है, मतलब आगे की ओर, ठीक है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? 6th पॉइंट, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग 6th पॉइंट, ठीक है। तो 6th पॉइंट में क्या बताता है? कहता है ए पेयर ऑफ फिलामेंटस बार्बल अराइज फ्रॉम अपर लिप, ठीक है। अब नॉर्मल जाहिर सी बात है कि हम लोग का जो ये माउथ है, ठीक है, हम लोग ये माउथ है, तो माउथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा क्या है? अपर लिप है, ठीक है। नीचे वाला जो ये पोर्शन है क्या है? लोअर लिप है। इसी तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन जो ये पूरा पोर्शन है अपर जॉ, ये वाला पोर्शन जो ये क्या है? लोअर जॉ। तो बोलता है इसका जो अपर लिप है, किसका अपर लिप है? लेबियोरोहिता का, ठीक है। तो कहता है ए पेयर ऑफ फिलामेंटस बार्बल अराइज फ्रॉम अपर लिप। तो इसका थोड़ा सा अगर गौर करेंगे, ये इसका माउथ वाला पोर्शन है, तो ऊपर वाले हिस्से में क्या है ना? स्टिंग टाइप का, ठीक है। स्टिंग तरीके का फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या रहता है? एराइज रहता है, निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
बार्बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्बल। फिलामेंट मतलब क्या होता है, धागे की तरीके के स्ट्रक्चर, रेशे की तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या होता है, एक स्टिंग की तरह होता है, ये चुभता भी है, ये क्या होता है, चुभता भी है, ठीक है। ये मोस्टली हम लोग को कैटफिश वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर क्या कहता है भाई 7 पॉइंट, थोड़ा सा अगर गौर करेंगे यहाँ पे देखिएगा तो कहता है लार्ज अपरकुलम हैंग्स ऑन आइदर साइड इनक्लोजिंग गिल्स एंड ब्रोंकियल चैम्बर। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इससे पहले कि ये जो अपरकुलम रहता है, ये अपरकुलम दोनों साइड से क्या करता है, फिश के जो गिल्स होता है या ब्रोंकियल चैम्बर्स होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, उसको क्या करता है, कवर करके रखता है, यानी उसको प्रोटेक्ट करता है भाई। और ये अपरकुलम जो है ये क्या है, एक बोनी स्ट्रक्चर है। अपरकुलम क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है स्केल्स ओवरलाइंग द लैटरल लाइन आर परफोरेटेड बाय ट्यूब्स ऑफ द लैटरल लाइन सिस्टम। इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लैटरल लाइन जो होता है, ये स्केल्स के ऊपर में ये जो लैटरल लाइन प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं भाई, पोर्स। पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है ना लिप में, बिल्कुल उसी तरीके का ऐसा पोर्स मौजूद रहता है किसमें, उस लैटरल लाइन में। और ये लैटरल लाइन मेनली काम क्या करता है, तो सेंसेशन का काम करता है। सेंसेशन मतलब जैसे अब फिश क्या होती है, अब स्विम कर रही है पानी में, तो अलग अलग टाइप का भी इंसेक्ट्स हो गया या ऑर्गेनिज्म हो गया, एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, वो जब उसमें क्या कर रहा है, उसमें स्विम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पानी में कुछ तो हलचल हो रहा होगा। तो उस मूवमेंट को फील करने में, या जब अपने प्रे को पकड़ती है कि उसका प्रे जो है वो कितना डिस्टेंस में, ठीक है, उसको पकड़ने में जो सेंसेशन फील होता है वो मदद करता है कौन, यही लैटरल लाइन सिस्टम, ठीक है। जैसे हम लोगों में नर्वस सिस्टम होता है ना, किसी चीज का पता लगाने में, सेंसेशन का पता लगाने में, हमारा ब्रेन जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस में रहता है, उसका सारा खेल कौन सा सिस्टम का रहता है, नर्वस सिस्टम का। और बताया है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम जो होता है, और कौन काम करता है भाई, इंडोक्राइन सिस्टम, पढ़े हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं। फिर कहता है स्केल्स आर ऑफ टैक्सोनॉमिक वैल्यू। टैक्सोनॉमिक वैल्यू क्यों यूज हुआ, वही क्लासिफिकेशन का बात किए थे कि ये क्या करता है, अपना खुद का एक वैल्यू होता है इस कैल्सिफाइड स्केल का, ठीक है। तो अब ये करता क्या है भाई, ठीक है, सॉरी कैल्सिफाइड नहीं, साइक्लॉइड, सॉरी साइक्लॉइड स्केल्स का। तो इसका अपना खुद का टैक्सोनॉमिक वैल्यू क्या है, क्योंकि हो सकता है कि लेबियो रोहिता, रोहिता मतलब इसका जो ये स्पीसीज है, इसमें ये साइक्लॉइड स्केल का अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से। अब हो सकता है किसी और फिश में, लेबियो का ही किसी और स्पीसीज में इसका जो अरेंजमेंट होगा किसी और अलग तरीके का होगा, और तरीके का होगा, स्ट्रक्चर किसी और तरीके का होगा, ठीक है। कहता है स्केल्स आर फ्लैट, मतलब स्केल जो थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो चपटा दिख रहा है भाई, स्केल जो तो चपटा रहेगा, फ्लैट रहेगा, साथ ही साथ बोनी, बोनी मतलब इसमें ये क्या रहेगा, बोनी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, बोन्स का रहेगा, विथ राउंडेड एजेस, और साथ में क्या रहेगा, राउंडेड एज मतलब होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये नुकीला वाला, इसी को हम लोग एजेस बोलते हैं, साइड में जो निकला हुआ रहता है, ऐसे नहीं निकलेगा, मतलब ये निकला हुआ है तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं एजेस, ठीक है। कहता है विथ राउंडेड एजेस एंड आर कॉल्ड एज साइक्लॉइड, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, साइक्लॉइड कहा जाता है, ठीक है, मतलब किनारा। एजेस मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। कहते हैं दिस ओवरलैप एंड फॉर्म ए कंप्लीट कवरिंग। ये जो ओवरलैप रहता है, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक अरेंज रहता है, ये साइक्लॉइड स्केल यही क्या करता है, फिश के आउटर बॉडी को पूरी तरीके से कवर करता है। क्लियर है, किसी को डाउट है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, 9th पॉइंट, ये क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता है डॉर्सल एनाल कॉर्डल पेयर्ड पेक्टोरल एंड एनाल फिन विथ सॉफ्ट फिन रेज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मे भी सभी को इन सारे टर्म के बारे में पता है। ये सारे जो टर्म लिखे गए हैं ना, ये सारे जो टर्म लिखे गए हैं, इन टर्म के बारे में सभी को पता है। किसी को डाउट है इस टर्म के बारे में, यहाँ पे जो लिखा गया है, नहीं है डाउट, चलो देखते हैं। कहते हैं कॉर्डल फिन पॉर्क्ड इनटू इक्वल लोब्स। अभी यही वाला ये जो क्वेश्चन श्रेया पूछी थी, ये बता देते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्डल फिन रहता है, पॉर्क्ड मतलब होता है वो पूरी तरीके से बटा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या रहता है, बटा हुआ नहीं रहता, लेकिन दो इक्वल लोब्स में, लोब्स मतलब समझ रहे हो, देखो यहां से लेकर यहां तक लेंगे तो एक लोब्स हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक लेंगे तो एक लोब्स हो रहा है, ठीक है। तो ये दो लोब्स में इस तरीके से डिवाइड रहता है, पूरी तरीके से बटा हुआ नहीं रहेगा। तो इसमें दो लोब्स मौजूद रहेंगे, किसका दो लोब्स मौजूद रहेगा भाई, कॉर्डल। अगर वो अपर पोर्शन का कॉर्डल फिन का लोब्स रहेगा तो उसको बोलेंगे डॉर्सल, और अगर वो लोअर पोर्शन का लोब्स रहेगा कॉर्डल फिन का तो उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल कॉर्डल फिन। क्लियर है। इसके बाद फिर कहता है देखो, और ये जो इक्वल लोब्स में अगर ये बटा रहेगा डॉर्सल कॉर्डल फिन और तुम्हारा वेंट्रल कॉर्डल फिन, तो वहां पर कौन सा टर्म यूज करेंगे हम लोग, और यही चीज अगर इनकेस ऐसा होता है कि डॉर्सल वाला कॉर्डल फिन वाला पार्ट या वेंट्रल वाला कॉर्डल फिन वाला पार्ट या तो बड़ा या छोटा है, अलग अलग है दोनों, तो कौन सा टर्म यूज करेंगे हम लोग,
हेटेरो, क्लियर है? इसके बाद फिर बोलता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई? तो कहता है लेबियो हैज ग्रेट फूड वैल्यू। सही बात है भाई, कोई छोड़ेगा नहीं, मिलेगा तो दोनों फिश चिली बन जाएगा इसका। देख कहता है फॉर्मिंग कॉमन मैन्स फूड, जाहिर सी बात है घर घर में तुमको देखने को मिलता है, ठीक है, कि मोस्टली लोग तो संडे को लाते ही हैं, लेकिन किसी किसी घर में डेली भी चलता होगा या बीच बीच में चलता है। कहता फ्लैश इज वेरी डिलीशियस, और मेरे से बेहतर ये कौन जान सकता है? तुमको भी पता है? चलो ठीक है। अब कहता है स्पेशल फीचर क्या है? कहता है माउथ डज नॉट कंटेन टीथ। मोस्टली तुम लोग देखोगे फिश को मुंह में जब डालोगे ना फिंगर को, उंगली को, तो तुमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, छोटे छोटे ऐसे दांत होते हैं कुछ कुछ फिशेस में, लेकिन रूह में क्या बता रहा है? इसमें दांत मौजूद, टीथ मौजूद नहीं होता, माउथ में नहीं होता है। लेकिन कहता है टीथ आर फाउंड इन फेरिंग्स ओनली। फेरिंग्स कौन सा पोर्शन है? एक टर्म यूज हुआ है, फेरिंग्स वो पोर्शन है, हम लोगों में होता है ना, पढ़े थे ना, फेरिंग्स वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन था? यहां से आ रहा था माउथ कैविटी, ये आ रहा था ना भाई, ये आ रहा था माउथ कैविटी, और इधर से आ रहा था मेरा नेजल कैविटी। और तुम लोगों को पता होगा एक ऐसा पोर्शन जहां से ये वाला हिस्सा था ना, ये सीधा चल जा रहा था मेरा लंग्स की ओर, ये चल जा रहा था लंग्स की ओर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस बोल रहे थे ना, ठीक है। ये मेरा जा रहा था किधर? लंग्स की ओर, और ये था मेरा इसोफेगस वाला रास्ता। इसोफेगस में जो क्या स्टमक में जा रहा है मेरा फूड, ठीक है। और ये पोर्शन जहां पर दोनों चीज क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रही है, माउथ वाला भी आ रहा है और ये तुम्हारा जो नेजल वाला आ रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे थे फेरिंग्स। तो बोलता है लेबियो रोहिता में मुंह में दांत नहीं होता, लेकिन उसका जो फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है वहां पर टीथ मौजूद रहता है, ठीक है। कहता है और एक्चुअल में वो टीथ जो है ना प्रॉपर टीथ नहीं है, वो हो सकता है स्पाइंस की तरीके का छोटा छोटा स्ट्रक्चर मौजूद रहता होगा, जिसको टीथ के फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है। जैसे तुम लोग को बता दे, तुम लोग टाइगर देखे हो? टाइगर से बाघ, तो बाघ पता है बाघ के काटने या उसको मतलब वो फोर्सफुली वो तुमको बाइट करके ये कर रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं। उसका जो ये होता है ना टंग, उसके टंग में स्पाइंस तरीके का बहुत ऐसे स्ट्रक्चर होता है, पता है कि नहीं? तो इससे तुमको डैमेज पहुंचने का चांस ज्यादा है, ठीक है। एनीवे इसके बाद बोलता है आइडेंटिफिकेशन, कैसे तुम पहचानो कि वो जो फिश है वो लेबियो रोहिता है। तो कहता है कि सिंस दिस फिश हैज ओवरलैपिंग, बात किया था ओवरलैप मतलब एक के ऊपर स्केल क्या रहेगा? साइक्लोइड स्केल क्या रहेगा? चढ़ा हुआ रहेगा। तो कहता है सिंस दिस फिश हैज ओवरलैपिंग स्केल एंड अबव फीचर हेंस इट इज लेबियो रहिता। मतलब एक तो स्केल जो होगा साइक्लोइड स्केल, एक के ऊपर एक क्या रहेगा? चढ़ा हुआ रहेगा, अरेंज रहेगा, और उसका कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा जिसकी वजह से उसको हम लोग लेबियो रोहिता कहते हैं, और आइडेंटिफाई भी उसको इसी तरीके से कर सकते हैं। किसी को डाउट है? मजा आया? चलो बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग डायसेक्शन करेंगे किसका? लेबियो रोहिता का, ठीक है। आप लोगों को करने के ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं वेदांता एकेडमी की वेबसाइट पर आकर, या फिर हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है नियर SS+2 हाई स्कूल के सामने। आप चाहे तो यहाँ पर आकर डेमो क्लास भी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय।